चलिए आज बात करते हैं भारत के मिथिला क्षेत्र की उन जबरदस्त मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। ये एक ऐसी कला है जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। और जानते हैं खास बात क्या है? इसे बनाने वाली लगभग सारी की सारी महिलाएं हैं। हाँ, ये कला अपनी सुंदरता और अपनी सांस्कृतिक गहराई के लिए जानी जाती है और इसने कुछ कलाकारों को तो इंटरनेशनल स्टार तक बना दिया है। पर क्या यही पूरी कहानी है? इस बात की गहराई को समझने के लिए पद्मश्री महासुंदरी देवी की ये बात सुनिए। कैसे गोबर से लीपी दीवारों से शुरू हुआ सफर कागज पर आया और उनकी जिंदगी बदल गई। और बस यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। एक अजीब सा विरोधाभास है ना, कि शोहरत तो मिली, पर क्या उसके साथ सही हक भी मिला? तो इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखते हैं कि ये कला दीवारों से कागज तक पहुंची कैसे। तो मधुबनी पेंटिंग है क्या? देखिए, ये बिहार के मिथिला इलाके की एक पारंपरिक लोक कला है और इसका मतलब होता है शहद के जंगल। माना तो ये भी जाता है कि इसकी शुरुआत रामायण के समय से हुई थी, जब राम और सीता का विवाह हुआ था। तब ये दीवारों और फर्श पर एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह बनाई जाती थी। और फिर 1966-68 में एक भयंकर सूखा पड़ा। और आपको पता है, इसी मुश्किल घड़ी ने अनजाने में ही सही इस कला को बचाने और इसे एक नया रूप देने का काम किया, जब सरकार ने महिलाओं को कागज पर पेंटिंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उन्हें आमदनी का एक जरिया मिल सके। अच्छा, तो इन पेंटिंग्स को पहचानते कैसे हैं? इनकी कुछ खास बातें हैं, जैसे चमकीले नेचुरल रंग, वो डबल लाइन वाले बॉर्डर और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली आकृतियां। इसमें आपको पौराणिक कथाओं से लेकर रोज की जिंदगी तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और ये हुनर माँ से बेटी को मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कागज पर आने के बाद इस कला का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक लोकल आर्ट से ग्लोबल स्टेज तक पहुंची। इस सफर में कुछ कलाकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये इस कला के असल पायोनियर्स थे, जैसे जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी। इन महिलाओं ने ही इस कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस कला की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सोचिए, एक पूरी ट्रेन मधुबनी पेंटिंग से सजी हुई। ये कला अब सिर्फ दीवारों या कागज पर नहीं, बल्कि पूरे देश में सफर कर रही है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर इस शोहरत की एक कीमत भी है। अब जरा इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की उस सच्चाई को देखते हैं जिसका सामना ज्यादातर महिला कलाकार करती हैं। ये स्लाइड ये मधुबनी के दुनिया की दो अलग अलग हकीकतें दिखाती है। एक तरफ है कलाकार, जैसे पद्मश्री विजेता, जिनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं, और दूसरी तरफ है कारीगर, जिन्हें उसी मेहनत के लिए सोचिए सिर्फ कुछ हजार रुपए ही मिल पाते हैं। ये फर्क ये बहुत बड़ा है और यही हमें इस कहानी की गहराई में ले जाता है। और यही वो कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर महिलाएं बिचौलियों का शिकार होती हैं, जो मुनाफे का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। काम करने के हालात अच्छे नहीं हैं, घर का काम और पेंटिंग दोनों का बोझ, मतलब कला के लिए दिन में मुश्किल से 3-5 घंटे ही मिल पाते हैं। और तो और कई बार उन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। 2021 में भारत में काम करने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ 25% थी। सोचिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ये सबसे कम में से एक है। तो सवाल उठता है कि इन महिलाओं की मदद के लिए क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो काफी क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल, कि जो कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो इन कलाकारों की मदद क्यों नहीं कर पाते? देखिए, इसके 3 सीधे सीधे कारण हैं। पहला, यहाँ कोई बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता ही नहीं है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। दूसरा, काम करने की जगह उनका अपना घर है, कोई फैक्ट्री नहीं, तो फैक्ट्री वाले कानून लागू नहीं होते। और तीसरा, ये सब अलग अलग काम करती हैं, कोई यूनियन नहीं है जो इनके लिए आवाज उठा सके। हाँ, 2007 में इस कला को एक जीआई टैग जरूर मिला। इससे ये तो तय हो गया कि ये कला मिथिला की ही है, इसकी नकल नहीं हो सकती। पर इससे एक एक कारीगर की जो आर्थिक समस्या है वो हल नहीं हुई। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। सेवा जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो इन महिलाओं को एकजुट करने का काम कर रही हैं। उन्हें सिखा रही हैं कि कैसे अपने काम का सही दाम मांगा जाए और आर्थिक रूप से आज़ाद बना जाए। ये बहुत ज़रूरी काम है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुकती है कि कला की जो कीमत है और कलाकार को जो पैसा मिल रहा है, उसके बीच की खाई को कैसे भरा जाए।
और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने नजरिए को बदलना। इन महिलाओं को सिर्फ परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कलाकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक वर्कर, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर देखना होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और अपने हुनर का सही दाम पाने की हकदार हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं कि उस कला की असली कीमत ही क्या, अगर उसे बनाने वाला कलाकार खुद गुमनामी के अंधेरे में रह जाए। सोचने वाली बात है।